हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सारे साइलेंट फीचर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से और पेशेंटली देखिएगा। मैं वन बाय वन एक एक इम्पॉर्टेंट साइलेंट फीचर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अगर इनके हैबिटेट की। ऑल आर मैराइन जनरली लिव एट बॉटम एंड स्लो मूविंग। मीन्स फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर हैं वो मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्र में रहने वाले होंगे। एंड जनरली लिव एट बॉटम एंड स्लो मूविंग, यानी कि ये समुद्र की सतह पर दिखेंगे, यानी कि एकदम नीचे की तरफ दिखेंगे। और ये थोड़े से स्लो मूविंग होते हैं, यानी कि बहुत फास्ट मूव अप नहीं करते हैं, बहुत स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। बॉडी शेप इनमें अलग अलग टाइप का देखने को मिला है। सो बॉडी शेप इज समवेयर स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल, मेलन लाइक और डिस्क लाइक, यानी कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है जिनका शेप भी अलग अलग होगा। कुछ स्टार शेप के दिखेंगे जैसे कि स्टार फिश होती है, कुछ सिलेंड्रिकल भी होंगे, कुछ मेलन लाइक होंगे, कुछ डिस्क लाइक भी होंगे। अब बात करें अगर सिमेट्री की, द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वी आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। यहाँ पे एक वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि जो अडल्ट है उनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, यानी कि जितने भी अडल्ट ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम 20 से डिवाइड करके राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में पार्टीशन नहीं कर सकते। बट जो इनके लार्वी होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। मीन्स इनके लार्वी को तो हम लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, बट जो एडल्ट होते हैं उनकी सिमेट्री बायलेटरल नहीं होती है, वो रेडियल सिमेट्री के होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ स्ट्रक्चर जो है इनके बहुत टिपिकल से होते हैं, यानी कि बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती है। अब इनके कुछ और फीचर्स जान लें। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि यहाँ पर एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होगी। साथ में सीलोमेट है, यानी कि सीलोम भी प्रेजेंट होगी विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर इनके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, यानी कि कई सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर फंक्शन को रन कराने के लिए। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं और जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो स्किन ऑफ इकाइनोडर्म्स कंटेन कैल्केरियस स्पाइंस, यानी इनकी जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम के बने हुए थोड़े हार्ड कांटे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, यानी कि किसी भी बड़े ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं इनको शिकार होने से। एंड इंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस प्लेट, जिसको कि हम डर्मल ऑसिकल भी बोलते हैं, यानी इनकी जो बॉडी की जो अंदर की इंडोस्केलेटन है वो भी कुछ कैल्केरियस प्लेट की बनी होती है, यानी कि उनके जो इंडोस्केलेटन की जो प्लेट्स होती हैं वो कैल्केरियस होती हैं, कैल्शियम की बनी होती हैं। मीन्स थोड़ी सी बोनी स्ट्रक्चर की होंगी, इसी वजह से इनको डर्मल ऑसिकल बोला गया है। डर्मल से मीनिंग आता है स्किन का और ऑसिकल से मीनिंग आता है बोन का, यानी कि ऐसा बोनी स्ट्रक्चर जो बॉडी की स्किन वाली लेयर पे प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको बोला गया डर्मल ऑसिकल। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो हेड है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, यानी कि हम दूर से देख के ऑर्गेनिज्म को उसके हेड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट हेड, यानी कि हेड जो है बॉडी में कहीं फ्यूज होगा जो समझ नहीं आएगा हमें, तो एक अलग से इसकी आइडेंटिटी नहीं होती है हेड की इनके में। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर फील्ड अम्बुलेक्रल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम with tube feet to help in locomotion, capture and transport of food, excretion and respiration। ये इनकी बॉडी के बहुत यूनिक फीचर हैं। यहाँ इनके जो बॉडी में जो सिस्टम है वो अम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और ये इकाइनोडर्मेटा का एक यूनिक फीचर है वाटर वेस्कुलर का। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही बॉडी
के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सारे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू यानी कि वाटर स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के अंदर आते हैं और बॉडी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रेस्ट पार्ट को बाहर रिलीज कर देती है। और इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इनके पास ट्यूब फीट होंगे जो कि हेल्प करेंगे इनको लोकोमोशन में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में, अपने प्रे को पकड़ने में यानी कि जो भी इनका शिकार होगा उसे कैप्चर करने में, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ही रोल होता है, यानी कि जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो उसी वाटर स्ट्रीम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और रेस्पिरेशन भी इसी तरह से होगा, यानी कि जैसे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर वाटर इनटेक होता है तो उस वाटर की ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं ये लोग रेस्पिरेशन में। तो इस तरह से एक सिंगल वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू इनकी बॉडी के कई सारे फंक्शन रन हो रहे हैं, लाइक लोकोमोशन, फूड ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन ऑल्सो। तो इतने सारे फंक्शन एक ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम से यहाँ पर हो रहे हैं, इसलिए ये इनका एक यूनिक पार्ट है। एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, अ परफोरेटेड प्लेट मैड्रीपोराइट परमिट्स एंट्री ऑफ वाटर इनटू द अम्बुलेक्रल सिस्टम। अब यहाँ पर इनकी बॉडी में एक परफोरेटर का होता है छेद, जिसमें बहुत सारे पोर्स हो, यानी कि बहुत सारी छेद वाली प्लेट होती है जिसे कि बोलते हैं मैड्रीपोराइट। और मैड्रीपोराइट के उन्हीं होल से, उन्हीं छेदों से जो है वाटर एंटर करता है इनके अम्बुलेक्रल सिस्टम में, यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम में। अब इन सारे की सारे स्ट्रक्चर को मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस तरह से फंक्शन कर रहा है। सो ये देखिए, एक ये डायग्राम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये जो बॉडी है ये स्टारफिश की है। देखिए यहाँ पे ये 5 आर्म्स होती हैं, ठीक है। एक सिंगल आर्म्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं मूवमेंट के लिए, जिनको कि बोलते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट कैसे होते हैं? ये आर्म से अटैच्ड कैनाल्स होती हैं, ठीक है। और इन फीट में 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए पीछे की तरफ ये फूला हुआ जो पार्ट है इसको बोलते हैं एम्पुला, मिड वाले पार्ट को बोलते हैं पोडियम, और इसका जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं सकर। तो इन ट्यूब फीट में 3 मेन पार्ट होते हैं, एम्पुला, पोडियम और सकर, ठीक है। तो ये इन सकर से या तो ये वाटर को इनटेक करेंगे, क्योंकि जो एम्पुला होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, मीन्स अपने आप को दबाएगा और खींचेगा। तो इससे क्या होता है, ये एम्पुला के प्रेशर से इनकी बॉडी से वाटर या तो बाहर निकल जाएगा या बॉडी के बाहर ये वाटर को इनटेक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो वाटर की एंट्री यहाँ पर बताई गई है वो बताई गई है मैड्रीपोराइट से। तो देख लीजिए यहाँ पर इनके ये जो पार्ट होता है, बीच वाला जो सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं अम्बुलेक्रल रिंग, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम की जो रिंग है उसे बोलेंगे हम अम्बुलेक्रल रिंग। और यहीं से एक पार्ट प्लेट लाइक अटैच होता है जिसको कि हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट। और मैड्रीपोराइट में बहुत सारे पोर्स होते हैं और इन्हीं के पोर्स से जो वाटर है इस अम्बुलेक्रल सिस्टम के अंदर आता है और फिर ये अम्बुलेक्रल रिंग से होते हुए सारी की सारी आर्म्स में स्प्रेड हो जाता है। तो इसी वाटर की स्ट्रीम से पूरी की पूरी बॉडी में फूड की सप्लाई, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सारी की सारी प्रोसेस हो जाती है और लास्ट में जो वाटर है इन्हीं ट्यूब फीट के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब वो बाहर निकलता है और साथ में ये ट्यूब फीट जो है वाटर को बाहर निकालने के साथ साथ लोकोमोशन भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? सपोज वाटर यहाँ से इस लोकेशन पर आ गया एम्पुला पर, तो एम्पुला जो है अपने आप को सप्रेस करेगा, स्क्वीज करेगा, दबाएगा और एम्पुला से फिर एक वाटर का प्रेशर जनरेट होगा और वो बहुत प्रेशर से वाटर को पीछे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ निकालेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में वाटर मूव कर जाएगा, यानी कि वाटर को अगर ये इस डायरेक्शन में निकालें तो इनका जो ट्यूब फीट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से ये वाटर प्रेशर के थ्रू ये अपने बॉडी के मूवमेंट को भी मेंटेन कर लेते हैं, यानी कि ये जिस डायरेक्शन में वाटर को रिलीज करेंगे उसकी अपोजिट तरफ इनकी बॉडी मूव कर जाएगी। तो इस तरह से आपने ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर देख लिया और मैड्रीपोराइट को भी समझ लिया कि इनके जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, अब ये हर एक आर्म में, यहाँ एक सिंगल आर्म में ट्यूब फीट दिखा दिए गए। अगर स्टार फिश की बात की जाए, अगर यहाँ पे 5 आर्म है तो पांचों की पांचों आर्म में ये ट्यूब फीट प्रेजेंट हो गए और एक कॉमन मैड्रीपोराइट होगा जो कि वाटर को एंटर कर रहा होगा और बाकी सारे के सारे ट्यूब फीट्स जो हैं ये वाटर को रिलीज करके लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होंगे, यानी कि एनिमल की बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हेल्प कर रहे होंगे। सो आई होप कि आपको ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम
का डायग्राम क्लियर हो गया होगा। सो इसीलिए मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया, अ परफोरेटेड प्लेट मेटिपोराइट विच परमिट्स द एंट्री ऑफ वाटर इनटू अम्बुलेक्रल सिस्टम। तो वही वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था जो कि एंट्री कर रहा था वाटर की इस वाटर कैनाल सिस्टम में या वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, या जिसे हम अम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। अब कुछ और फीचर्स जान लेते हैं। सो देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर साइड यानी कि वेंट्रल साइड पर, एंड एनस ऑन द अपर साइड यानी कि डोर्सल साइड पे। मैंने कई बार बताया आपको, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बैक साइड होती है उसे हम बोलते हैं डोर्सल साइड, और जो नीचे वाली जो लोअर साइड होती है उसे बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो इनका जो माउथ है वो लोअर साइड पे होता है वेंट्रल साइड पे, और जो एनस होती है वो डोर्सल साइड पे ऊपर की तरफ होती है। तो नीचे की तरफ माउथ होगा और ऊपर की तरफ एनस होगी। और अगर कोई भी सिस्टम जहाँ पे माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बात करें रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन में भाई वाटर तो एंटर हमारा अम्बुलेक्रल सिस्टम से कर रहा है। सो रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय द बॉडी सरफेस और गिल्स कॉल्ड डर्मल ब्रैंकी। अगर हम बात करते हैं स्टारफिश की, तो स्टारफिश में तो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायरेशन हो रहा था, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारे हमारे जो अम्बुलेक्रल सिस्टम है, तो अम्बुलेक्रल सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर वाटर एंटर कर रहा था बॉडी सरफेस में, और फिर वहीं से बॉडी सरफेस उसी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले रही थी। और अगर स्टारफिश के अलावा कुछ अदर ऑर्गेनिज्म होंगे तो वहां पर गिल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको कि हम डर्मल ब्रोंकी भी बोल सकते हैं। अब ये डर्मल ब्रैंकी क्यों बोला गया, क्योंकि ये स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन दो तरीके से होगा, या तो बॉडी सरफेस से या गिल्स के थ्रू। अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, सो देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, यानी कि यहाँ पर हमको आर्टरी, वेन या कैपिलरीज देखने को नहीं मिलेंगी। जो ब्लड है वो डायरेक्टली सेल या टिश्यू के कांटेक्ट में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बात करें, देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है ही नहीं इकाइनोडर्मेटा के केस में। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया डिफ्यूजेस आउट थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेस्पायरेशन भी बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू, सेम एज मैंने बताया था कि एक्सक्रीशन भी यहीं से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिला, यानी कि एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। तो इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में, वो होता है अमोनिया, और ये अमोनिया बॉडी सरफेस से ही बाहर निकल जाती है डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करके बॉडी से बाहर निकल जाएगी। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट बन रहे होंगे, एग और स्पर्म बन रहे होंगे। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल कैंडिडेट अलग होगा और फीमेल कैंडिडेट अलग होगा। और इस कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल या डाईसेक्स भी बोलते हैं। मैंने बोला था यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही बॉडी में एक सेक्स हो, आइदर मेल या फीमेल, तो उसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और इसी कंडीशन को हम डाईसेक्स भी बोल सकते हैं। डाईसेक्स का मतलब होता है कि दो अलग अलग बॉडी का होना। दो अलग अलग बॉडी का मतलब है कि मेल बॉडी अलग होनी और फीमेल बॉडी अलग होनी। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, क्योंकि ये सारे मैराइन एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं। तो इनके जो भी एग या स्पर्म होते हैं वो सारे के सारे वाटर स्ट्रीम में जाकर फर्टिलाइज कर लेते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर पानी में फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा है, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल टाइप। और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट एग से जो है यंग वंस प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर एग के बाद यंग बनने में कुछ लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगी। तो अगर यहाँ पर लार्वल स्टेजेस देखने को मिल रही हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट टाइप होगा। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला तो है एस्टेरियास, जिसको कि बोलते हैं स्टारफिश। ये बहुत यूनिक है क्योंकि यहाँ पे स्टारफिश में बहुत हाई रीजनरेशन पावर होती है। अब रीजनरेशन पावर क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो कैपेसिटी कि वो अपने ऑर्गन्स को बहुत, मतलब इनके अगर बॉडी के जो ऑर्गन है अगर लॉस्ट हो जाए, टूट के गिर जाए, तो उनको रिकवर कर लेते हैं।
अब जैसे कि स्टारफिश की बात की जाए तो स्टारफिश में 5 आर्म्स होती हैं या 5 टेंटिकल्स होते हैं। तो इनकी कोई भी आर्म अगर कट कर अलग हो जाए या टूट जाए बाय द वे, तो ये उस पूरी की पूरी आर्म्स को वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। ये अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को, टूटे हुए बॉडी पार्ट को वापस से रिकवर कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक इकाइनस जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं, एंटीडॉन जिसको सी लिली बोलते हैं, और कुकुमेरिया जिसको कि हम सी कुकम्बर भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुकम्बर या खीरे की तरह होता है। सो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर साइलेंट थे जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में देखे गए हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के फाइलम्स को कवर करेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट, कमेंट करके बताएं। एंड अगर ये वीडियो आपको समझ आए तो उसे लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। एंड लास्ट वीडियो में मैंने फाइलम मोलस्का को एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपने फाइलम मोलस्का का वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप फाइलम मोलस्का वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।